तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के समाज कार्य हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रश्न पत्र की, जिसके अंतर्गत यूनिट नंबर 1 पे लास्ट पॉइंट पर जिक्र कर रहे हैं हम लोग दिव्यांगों के कल्याण के बारे में। हालांकि 8 बजे जो क्लास आप सबकी चल रही है उसमें यूनिट नंबर 5 पे चल रहा है चर्चा पर चर्चा, और आप लोग उस क्लास को भी बराबर कंटिन्यू ज्वाइन हैं उस क्लास में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें दिव्यांगों के कल्याण के लेकर, तो देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, ठीक है। उस पर चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो दिव्यांगों के कल्याण के लेकर अगर हम बात करें, जो दिव्यांग व्यक्ति थे तो उनके लिए अगर हम चर्चा पर चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक वर्ष घोषित किया गया था 1975, और उसी समय से दिव्यांगों के लिए सामाजिक और आर्थिक नियोजन पर विशेष बल दिया गया था, है ना। तो दिव्यांगता का अर्थ जो बनता है वो बेसिकली निर्योग्यता बनता है। निर्योग्यता का मतलब क्या होता है? निर्योग्यता का मतलब ही होता है डिसेबिलिटी या हैंडीकैप आप कह सकते हैं, और इससे ग्रस्त होने वाले पर व्यक्ति पर सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों को पहले पीडब्ल्यूडी ने ऐसे व्यक्तियों को 7 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन बाद में एक और एक्ट आया, उसी का मॉडिफिकेशन हुआ, पीडब्ल्यूडी का ही आरपीडब्ल्यूडी कर दिया गया उसको। तो उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया गया, और बहुत ही फेमस रहा ये प्रश्न। अब तो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में ये दिव्यांगता को जरूर पूछा जाता है कि अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितनी टाइप की डिसेबिलिटी कर दी गई है, जैसा कि आप यूजीसी में भी प्रश्न देख चुके होंगे ऐसा ना। तो हर एक एग्ज़ाम में ये दिव्यांगता को लेकर प्रश्न आजकल बनाए जा रहे हैं। तो टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी अब हो गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार। तो इसमें कहा गया कि जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली किसी भी कार्यों को लेकर या अपने जीवन व्यतीत करने को लेकर वो समस्या या कठिनाइयों का महसूस करते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं तो वो महसूस करते हैं ऐसा। तो निर्योग्यता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, इस तरीके की भी जिक्र किया गया था। तो उसके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी। जैसे अगर मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करूं दिव्यांग कल्याण को लेकर, तो दिव्यांग कल्याण एक विभाग है जिस विभाग के अकॉर्डिंग बताया गया कि दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम, जैसे इस दिव्यांगों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान ये योजना चलाई गई। योजना का जो मानक दर थे वो बेसिकली क्या था, जो आर्टिफिशियल यंत्र था उसको बनाने की बात करता था। जैसे जिसके पास पैर नहीं है तो पैर बनाने का काम करता था। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, जैसे कान की मशीन होती है तो कान की मशीन बनाने की बात करता था। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, परंतु आप ये ध्यान रखें कि जो कृत्रिम अंग और श्रवण सहायक यंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें अनुदान देने की एक योजना बनाई गई थी। और ये चिकित्सा, यहाँ पे देख सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसको जो है बनाई गई थी या कही गई थी या इसको दी जाती थी। तो नाबालिग होने पर स्थिति में माता पिता की मासिक आय जो रुपए बताए गए थे वो 4000 रुपये तक होने चाहिए, उन्हीं को ये जो है यंत्र दिए जाएंगे। अनुदान की जो अधिकतम राशि होगी वो 3500 रुपये तक की जाएगी, ठीक है। इतनी जिक्र यहाँ पे किया गया था। ठीक उसी प्रकार से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एक योजना भी बनाई गई, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है क्लास 1 से लेकर 9 तक की शिक्षा निम्न दरों पर मानक के अनुसार छात्रवृत्ति जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें यह बताया गया कि 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उन्हीं को ही मिलेगा ये। आज जिसके पास 40% से नीचे रहेगा तो उनको नहीं दिया जाएगा, है ना। सॉरी 40% के ऊपर जिसका रहेगा उसको नहीं दिया जाएगा, 40% से नीचे जो रहेगा उसको दिया जाएगा। तो सीवियर टाइप में आते रहेंगे, 40% के नीचे जो आते हैं वो सीवियर टाइप में आते हैं। छात्र छात्राओं किसी शैक्षणिक संस्था में नियमित जो है अध्ययनरत हो सके, इस तरीके से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई थी, ताकि दिव्यांग व्यक्ति भी जो है समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी भी इसमें संचालित किया गया था छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष 1981 को घोषित कर दिया गया था।
कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष के रूप में भारत में स्पेशल दिव्यांगों को जो है स्वावलंबन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2020 को जो मनाया गया था, बेसिकली 3 दिसंबर के बाद उसने डिसेबिलिटी फाउंडेशन ने 10 दिव्यांगों को स्वावलंबी परफॉर्मेंट जॉब देकर किया था। तो हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी कितने दिव्यांगों को जो है स्वावलंबी बनाया गया, परंतु इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि 2020 में जो दिव्यांग दिवस मनाया गया था वो बेसिकली डिसेबिलिटी फाउंडेशन के तहत ही 10 दिव्यांगों को बेसिकली स्वतंत्र बनाया गया था। एक प्रकार से अगर हम कहें तो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया था। ये काम किया था फाउंडेशन के माध्यम से हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो थीम होती है, थीम था कि नहीं पूछा, मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो देखना चाहते हैं देख लीजिए, लेकिन थीम्स वगैरह नहीं पूछा था कि 1998 में कौन सी थीम से बनाई गई थी, 1999 में कौन सी थीम से बनाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा मानदंड जारी किया गया था, ये था। और दिव्यांगता का आशय है एक ऐसी स्थिति में जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट किसी विशेष व्यक्ति की सामान्य मानक की तुलना में कई कार्य करने में असमर्थ होता है। दिव्यांगता शब्द का प्रयोग जो है अक्सर व्यक्तिगत कामकाज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, तो जिसमें शारीरिक हानि होती है, संवेदन हानि होती है, संज्ञानात्मक हानि होती है, बौद्धिक हानि होती है, मानसिक बीमारी और विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोग भी होता है या शामिल इसमें किया गया है। कुछ विशेष दिव्यांगता को इसमें परिभाषित भी किया गया है चिकित्सा मॉडल पर आधारित रखकर या उसको बेस बनाकर। देखिए शायद कोई ज्वाइन हो रहा है, एक बार मैं उनको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि दिव्यांगता में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। और इस दिवस को शुरुआत में 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्तुत किया था, 47/3 के द्वारा की गई थी। और वर्ष 2006 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी CRPD को भी अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? 2006 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, CRPD और प्लस में आप लिख लीजिएगा 2006 को, इसको भी लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? 2030 के एजेंडे के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने को लेकर बात कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक में आपको एक पॉइंट ये मिले है, दूसरी पॉइंट आपको मिला है कि दिव्यांगता दिवस कब है, और तीसरी पॉइंट आपको मिला है कि दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये 3 जो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कहता है यह दिव्यांग समाज और विकास के प्रत्येक स्तर पर जो है दिव्यांग लोगों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी इसमें जिक्र किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े की अगर हम बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग, तो उसने कहा है कि 1 बिलियन से अधिक लोगों के दिव्यांगता से प्रभावित होने का अनुमान बताया गया है, WHO के अकॉर्डिंग कहा गया है। बीते वर्ष 2020 ने जारी किया दिव्यांगता पर एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत की लगभग 2.2% आबादी जो है किसी न किसी तरह से शारीरिक और मानसिक अक्षमता से प्रभावित है। तो ये विगत वर्ष का स्टेटमेंट है, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे रट्टा मारें, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 2021 की थीम को लेकर यहाँ पे बात किया गया है, तो ये 2021 और 2022 की थीम जो है इक्वल रही है। आगे भविष्य में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों की ये नेक्स्ट भी यही थीम रहने वाली है 2022 की भी। तो एक समावेशी, सुलभ और सतत पोस्ट कोविड विश्व की और दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी की बात की गई है। ये बेसिकली थीम है, नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, परंतु अगर आप चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं। इसमें दिव्यांगता के संबंध में कुछ जो है दिवस हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार एग्ज़ाम में आप लोगों से जो 2021 का पेपर गया है उसमें पूछ लिया गया था डाउन सिंड्रोम दिवस को लेकर। तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वलीनता या ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो ये कुछ 5 डेज हैं जो डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि और भी हैं, ऐसा नहीं है, 30-35 हैं इसमें डेज। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक बार PDF जो है आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा जी। ब्रेल दिवस और सांकेतिक भाषा अलग अलग है क्या दोनों? हाँ, बिल्कुल। ब्रेल जो होता है वो बेसिकली
विज़न इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए होता है, जो सांकेतिक भाषा होता है, जो हियरिंग और डम्प इम्पेयरमेंट होते हैं बच्चे, उनके लिए होता है, साइन लैंग्वेज का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, अलग अलग है। क्लियर? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को भली भांति तरीके से मालूम होगा, पीडब्ल्यूडी को जो है कहा जाता है पर्सन, जो है पीडब्ल्यूडी को पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ये 1995 में आया था, 1995 में आया था। और ये जो लागू किया गया था तो 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल एजुकेशन में प्रश्न जो बनकर आते हैं, है ना। स्पेशल एजुकेशन की भाई, अगर शायद आप लोगों में से तनुजा एक मैडम ने मुझे कॉल किया था, एक पंकज सर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, और भी कोई अगर स्टूडेंट है भाई जैसे स्पेशल एजुकेटर में दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको जो है जॉब यहाँ पे हमारे एक जानकार के हैं, एनजीओ है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप देखिए अगर कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को में से अगर किसी को पढ़ाना है या इसमें जाना है तो आप मुझे संपर्क करिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको जो है वहाँ पे करवा दूँगा, दिल्ली में, याद रखना। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 1995 के अंतर्गत दिव्यांगता में बताया गया है कि लोगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात कही गई है। पीडब्ल्यूडी में जो है 1995 दिव्यांगता में अगर बात करें अगर हम, तो शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान जो है, साथ ही साथ देश की भागीदारी और उनकी वकालत करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बेसिकली शामिल किया गया है। इसमें शोध को शामिल किया गया है, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण इत्यादि चीज़ों को पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया 1995 वाले में, जो पहले आया था। अब हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पीडब्ल्यूडी में और आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा की बात किया गया है कि इसके तहत जो है बताया गया है कि बच्चों को 18 साल तक का जो है निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन का अधिकार है, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा गया था। आवश्यकता के अनुसार उचित परिवहन और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को हटाना होगा, इसमें इन्होंने कहा था। और बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की भी बात इन्होंने कहा था। और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निःशुल्क किताबें यानी फ्री बुक देना, और छात्रवृत्ति यानी जिसको स्कॉलरशिप, और यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री जिसको आप बोलते हो एजुकेशन मटेरियल। हालांकि इसमें ये इस जगह एजुकेशन मटेरियल कह के ना आप बोले तो आप TLM याद रखें, सबसे बेटर रहेगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको बोला जाता है, उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी बातें कही गई थी इसमें। आगे अगर हम बात करते हैं रोजगार को लेकर, ये रोजगार के बारे में जिक्र किया गया था। तो इसमें दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी, ये हालांकि आप ध्यान रखिएगा, मैं पीडब्ल्यूडी का बात कर रहा हूँ भाई, RPW नहीं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है 3% का आरक्षण किया गया था, और 1% जो कि आरक्षण विशेष दिव्यांग लोगों के लिए दिया जाएगा, ऐसी बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि अधिक और न्यून दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जो है विज़न इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस लो विज़न इम्पेयरमेंट, इस तरीके की बात की गई थी। तो 2 टाइप की डिसेबिलिटी ये रखी गई थी। तीसरा हियरिंग इम्पेयरमेंट रखा गया था, और चौथा जो है जिसको आप आजकल ID बोलते हैं, तो MR कहा जाता था, उसको मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था। और अगर हम बात करें इसके साथ ही नियम में प्रावधान भी, अच्छा और भी है, ऐसी बात नहीं है, ASD भी है, इसी में रखा गया था। ठीक है, कुल टोटल 7 या 7 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया था इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें भी इन सभी को जो है रोज़गार देने की बात किया गया। तो इसमें कहा गया कि जो लो और फुल विज़न वाले होंगे इनको मिलेगा, और जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले होंगे इनको मिलेगा, और जो MR टाइप में आते हैं उनसे, जो उनसे संबंधित एसोसिएटेड डिसेबिलिटी होगी उनकी, जैसे MR है तो MR के साथ डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है ना। MR अगर है तो MR के साथ जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके के 1% जो है आरक्षण देने की बात कही गई थी इसमें। ठीक है, गैर भेदभाव, ये तो आप जानते ही हैं भली भांति तरीके से। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टाइप की डिसेबिलिटी है। एक दृष्टिबाधिता है, कम दृष्टिबाधित है, कुष्ठ निवारित रोग है, सरल बाधिता है, चलन जिसको आप बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये है मानसिक रोग है जिसको आप मानसिक रुग्णता बोलते हैं, मानसिक मेंटल इलनेस कहते हैं, मानसिक मंदता जिसको मेंटल रिटार्डेशन, स्वालीनता जिसको अभी ने भी बताया था ASD, ऑटिज्म, और प्रमस्तिष्क पक्षाघात। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, स्वालीनता को शामिल नहीं किया गया, स्वालीनता को हटा दीजिएगा। ठीक है, ये 7 टाइप की डिसेबिलिटी है, ये सत्य है। जनसंख्या, अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में पेपर कर रहे थे, उसमें कहा गया था कि भारतीय जनगणना के अकॉर्डिंग बात किया गया था। तो UGC के हरियंट की बुकों में भी 6 टाइप का दिया गया, वो गलत है।
इसको आप याद रखिए, ये बेटर है आपके लिए, है ना। आपको मैं अगर कहेंगे तो मैं इसकी जो है आर ए जोसेफ की एक किताब आती है, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, या उसका मेरा किताब मेरे पास है। सर उसमें 6 भागों में विभाजित किया था ना भारतीय जनगणना दिव्यांग तो जनगणना नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। भारतीय जनगणना के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है किसी भी किताबों में, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। 6 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में। कम्युनिकेशन निर्योग्यता क्या हो सकती है भाई? कम्युनिकेशन निर्योग्यता उन्होंने किस चीज़ का शामिल किया, पहले जिक्र ही नहीं किया। उसमें आपने बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट, हाँ वो क्लासिफिकेशन है सर, यहाँ मैं टाइप डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो क्लासिफिकेशन की बात अलग हो जाएगी। हाँ वो सत्य है, वो वहाँ सत्य है, वो सत्य है सर, उसको आप ध्यान रखिएगा, वो क्लासिफिकेशन है, वो वर्गीकरण है, ठीक है। के साथ है सर। हाँ ये 7 है, ये 7 आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये पीडब्ल्यूडी का कभी कभी पूरा नाम पूछता है, तो बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं, ऑप्शन में भी लिखा होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन का जो है दिव्यांगजन, पर्सन विथ डिसेबिलिटी की हिंदी क्या होगी? दिव्यांगजन अधिकार, है ना? नहीं, अधिकार तो नहीं होना चाहिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, व्यक्ति के साथ दिव्यांगता, व्यक्ति के साथ दिव्यांगता, इसकी हिंदी, हाँ दिव्यांगता के साथ व्यक्ति या व्यक्ति के साथ दिव्यांगता, हाँ। तो ये इसकी एक हिंदी फुल फॉर्म होती है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा, परंतु आप इसकी हिंदी फुल फॉर्म मत लगाइएगा, ये रहेगी उसकी फुल फॉर्म, समान अवसर। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, ये इसका पूरा नाम है। दिव्यांग जो विकलांग व्यक्ति है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, ये पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम ये देखो ब्रैकेट में कर दिया गया, ये इसका पूरा नाम है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, और यही लगा के चले आते हैं ये वाला ऑप्शन, जो कि ये गलत हो जाएगा, ये मत लगा के आइएगा, ये इसका पूरा नाम है, ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, दोनों, तो आप इसको लगा के आइएगा, ठीक है। ये आपको किताब में भी मिल जाएगा, हर एक किताब में मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, एक था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो 1999 की थी, ध्यान रखिएगा 1999 की राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगता थी। इसमें 4 टाइप की डिसेबिलिटी का जिक्र किया गया था, मालूम हो किसी को? राष्ट्रीय न्यास 1999, बताइए, 4 टाइप की डिसेबिलिटी जिक्र किया गया था, बताइए प्लीज, पता होना चाहिए आप लोगों को। नहीं मालूम? मैं बता दूं, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे भी पूछ लिया करो, पूछते नहीं पता सर, हाँ। मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो मैडम इसमें जो है ना बेसिकली 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया था। नंबर 1 आप लिखिए ऑटिज़म, नंबर 1 ऑटिज़म था, है ना। नंबर 2 अगर हम लोग बात करते हैं तो सीपी सेरेब्रल पॉलिसी, आप ध्यान रखिएगा, इसको सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, हिंदी में इसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बोला जाता है। नंबर 3 पे याद रखिएगा एमआर, ये तो मालूम है आपको, मानसिक मंदता। और नंबर 4 पे आप इसमें ध्यान रखिएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से अधिक दिव्यांगता, एमडी। तो थर्ड वाला एक बार और बताइए। एमआर है, एमआर थर्ड वाला एमआर है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक चारों मंदता। रिपीट कर दें सर। स्वालीनता नंबर 1, नंबर 2 प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, नंबर 3 मानसिक मंदता, नंबर 4 बहुविकलांगता। तो सॉलिडता क्या होता है सर? स्वालीन जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली अपने आप में खोए रहते हैं, वो किसी से कोई मतलब ही नहीं रहते, वो सामाजिकता का उनके अंदर अभाव पाया जाता है स्वालीन बच्चे के अंदर। जैसे अगर आपने कोई बच्चा अगर आप देखोगे स्वालीन ना, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो अलग कहीं कोने में बैठा रहेगा, और कोई जो सामान वगैरह होता है, कोई टॉयज़ वगैरह होता है, तो उसी में वो लीन होता है, खेलता रहता है उसी में, उसी को स्वालीन कहा गया, ऑटिज्म। सर आपने बोला था ये सोलिन वाला नहीं लिया गया है, क्या बोला था? आपने बताया था ना जब अभी आप पढ़ रहे थे। अरे तो वो तो स्वालीनता पीडब्ल्यूडी में नहीं है मैम, अच्छा उसका पीडब्ल्यूडी में नहीं है, ये नेशनल ट्रस्ट है, राष्ट्रीय न्यास है, ठीक है उसमें पीडब्ल्यूडी में नहीं है, ठीक है, क्लियर। राष्ट्रीय न्याय है कि न्यास है सर? राष्ट्रीय न्यास भी बोला जाता है उसको, राष्ट्रीय न्याय भी कहीं कहीं बोला जाता है। अगर राष्ट्रीय न्यास बेसिकली क्या होता है, नेशनल ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स न्यास होता है, और न्याय का मतलब होता है जस्टिस, है ना। तो राष्ट्रीय आप न्यास कहें तो बेटर रहेगा, न्याय ना कहें। क्लियर हो गया अब? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आपने नाम सुना होगा आरसीआई के बारे में। आरसीआई बेसिकली क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया।
जो भी स्पेशल एजुकेशन का कोई है इसमें टीचर, कोई भी स्टूडेंट नहीं है? नहीं है तो सुन लीजिए, एक होता है बीएड, एक होता है स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक डीएससी होता है, डीएससी आईडी होता है, डीएससी वीआई होता है, डीएससी एचआई होता है, डीएससी एएसडी होता है ना। इसका मतलब होता है एक डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होता है, एक स्पेशल बीएड होता है, बैचलर एजुकेशन होता है, और एक बीएड होता है। बीएड तो आप जानते ही है, बैचलर एजुकेशन होता है। जो बीएड होता है वो नॉर्मल के लिए होता है, जो स्पेशल होता है वो स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, डीएड भी स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है। जो स्पेशल वाले हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन होता है आरसीआई में। उनको ये पता, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, जैसे नेट क्रैक करते ही आप क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, असिस्टेंट लेक्चरर वगैरह हो जाएंगे आप। उसी तरीके से जैसे आप सीटेट वगैरह, यूपीटेट वगैरह क्रैक करते हैं डीएड बीएड करने के बाद, तो आप एक टीचर हो जाते हैं प्राइमरी लेवल के, या तो हायर उच्च लेवल पर आप एक टीचर, एक शिक्षक कहलाते हैं। तो उनके लिए एक नंबर दिया जाता है कि भाई ये टीचर हैं, एक उनका आईडी होती है, एक कोड हो जाता है। हाँ, एक कोड आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो वो कोड आरसीआई देती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया देती है, भारतीय पुनर्वास परिषद देती है वो, कि आप एक टीचर हैं उसके, है ना, उसमें आप। तो ये चीज़ें बेसिकली रिहेबिलिटेशन को लेकर, क्योंकि आप वहाँ पे पुनर्वास में एक्सपर्ट हैं आप, इसलिए आपको वो दिया गया है नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली 100 नंबर भी होते हैं, सीआरई होते हैं, मैंने आपको बताया भी होगा। इसमें थोड़ा सा बहुत प्रोसेस होता है इसमें आगे जाने के लिए, है ना। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 1992 में जो है लाया गया था, एग्ज़ाम में आया भी था ये प्रश्न आरसीआई को लेकर एक बार। कब आया था? तो 1992 में आया था, इसको याद रखिएगा, वही कर रिपीट कर लेना। तो इसमें बेसिकली पुनर्वास और विशेष शिक्षा के अनुसंधान में प्रोत्साहित करता है। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, पुनर्वास और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक उपकरण को भी उपलब्ध कराता है ये आरसीआई। एक आपका आता है सीसीपीडी होता है, ये अगर हम बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों के ये मुख्य आयुक्त होते हैं। तो समान अवसर और अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अंतर्गत अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून, नियमावली आदि को लागू ना करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों का मना करना, इनके शिकायतों को देखने के लिए ये जो सिविल कोर्ट है इसके पास शक्ति मिली है सीसीपीडी के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाकर कंप्लेन वगैरह, शिकायत वगैरह दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ पे भी बात किया था ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में बात किया था। तो कल्याणार्थी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम था 1999 में, ये आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी था अभी आप लोगों को, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा 1999 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, आरपीडब्ल्यूडी। और आरपीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये 2016 में लाया गया था। और इसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो ये जो है विधेयक 2016 में पारित हुआ। विधेयक ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की जगह ले ली, जिसमें 24 साल से पहले लागू किया गया था इसे। राज्यसभा इसे जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम में बन जाता प्रश्न, बना भी है प्रश्न, ये ऐसा नहीं DSSB में बना है, DSSB में ये प्रश्न बनाया भी गया था, ठीक है, दिल्ली में। तो ये 14 दिसंबर 2016 में पारित हुआ है राज्यसभा में, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता के बारे में बात हम लोग करते हैं तो 7 से डिसेबिलिटी पहले थी, अब उसको बढ़ा के 21 टाइप की डिसेबिलिटी कर दी गई है। ये खास इसकी एक प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो जो है इसकी विशेषता बता है। क्या हुआ निधि? हाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 21 टाइप की डिसेबिलिटी है, और 21 टाइप की डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं? जैसे अगर आप लोग में से कोई किसी को मालूम है 21 टाइप की डिसेबिलिटी हैं कौन कौन से, 21 प्रकार की दिव्यांगता नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्लास उसी वही चल रही है ना। देखिए, चलो सुनो ध्यान से मेरी बात को। तो 21 टाइप की डिसेबिलिटी में जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है ये मानसिक मंदता लिखा हुआ है, मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे में देखिए बोलने और समझने में कठिनाई इनको होती है, ये अभिव्यक्त करने में भी इनको कठिनाई होती है, कोई भाषा एक्सप्रेस करेंगे तो भी इसमें कठिनाई होती है। तो ये बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन। अभी आपको जब PDF मिलेगा तो साफ क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऑटिज्म है, जिसको ASD भी कहा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है।
अभी किसी ने पूछा था कि ऑटिज्म क्या होता है सर। देखिए किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में उनको कठिनाई होती है, उनको जो है आंखें मिलाकर बात करने में जो है कठिनाई होती है, वो गुमसुम रहते हैं, ये ऑटिज्म के एक लक्षण है। सेरेब्रल पॉलिसी की बात करते हैं तो सेरेब्रल पॉलिसी जो होता है ये जो है पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में भी कठिनाई इन्हें जो है देखने को मिलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। बात करते हैं फिर उसके बाद मेंटल इलनेस के बारे में, जिसको मानसिक रुग्णता कहा जाता है। अस्वाभाविक व्यवहार करते हैं ये लोग, खुद से बातें करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जन्मजात नहीं होता है, जन्म के बाद होता है मानसिक रुग्णता, जन्म के बाद था। देखिए आपको बता दूं, ये जो एमआर है ना आपका, ये जन्म से पाया जाता है, ये जो है जन्म से पाया जाता है, ठीक है, मानसिक मंदता। और ये सीपी भी जन्म से पाई जाती है, ठीक है, ऑटिज्म भी जन्म से पाया जाता है। परंतु ध्यान रखना, मानसिक जो रोगी होता है वो जन्म के बाद पाया जाता है। जैसे सिर में चोट लग जाए, है ना, या चारपाई पर से नीचे गिर जाए बच्चा छोटा सा, है ना, तो ऐसे, या कोई मान लीजिए कोई दवा उसको साइड इफेक्ट कर, जो भी मतलब कोई एक रीज़न मिल जाता है इसमें, तो जन्म के बाद होता है ऐसा कंडीशन। और ये खुद से बातें करते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे व्यक्तियों को जो रोड वगैरह पे चलते रहते हैं, बात करने लगते हैं, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, मानसिक रोगी कहा जाता है। भ्रम जाल में फंसे रहते हैं, मतिभ्रम रहते हैं। देखिए मतिभ्रम अभी मैं आप लोगों से जो है ना यूनिट नंबर 9 में शायद ये है, मैं जिक्र करूँगा आप लोगों से, मतिभ्रम वगैरह क्या है, सिजोफ्रेनिया, फोबिया वगैरह क्या है, उसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। व्यसन, नशे आदि का ये जो है बेसिकली उससे इनकी हाइब्रिड बन जाती है। किसी से डर या भय लगने लगता है तो फोबिया वगैरह का रूप बन जाता है। और ये भी गुमसुम रहते ही है, कोई लोग गुमसुम रहते हैं तो कोई लोग बहुत ज़्यादा अपने में ही बात वगैरह करते रहते हैं। ये बेसिकली एक लक्षण बताता है। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट है जिसे बहरापन बोलते हैं, ऊंचा सुनना या कम सुनना ऐसा होता है, हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। मुक इसको बोलते हैं मुक बधिरता या मुक निशक्तता बोलते हैं। इसको स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं, जिसको बोलने में कठिनाई होती है। सामान्य बोली से अलग बोलते हैं ये। जैसे इनको ना कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्कूल को अगर बोलना है स्कूल को, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कूल बोलेंगे, स्कूल बोलते हैं, एक अक्षर वर्ड अलग जोड़ देते हैं। ये एक सोडा होता है, सोडा कितने लोग जानते हो, सोडा कितने लोग जानते हो भाई, बताओ जरा। सोडा बेसिकली क्या होता है ना, सोडा एक स्पीच से रिलेटेड है, एक स्पीच से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं सब सिचुएशन। एस को क्या बोलते हैं, सब सिचुएशन। और ओमिशन ओ से कहेंगे। डी से हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रोशन। और ए से हम लोग बोलते हैं एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है शब्दों को कहीं ना कहीं ये जोड़ देते हैं, ये क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ देते हैं। और जो यहाँ पे सब सिचुएशन था वो बेसिकली प्रतिस्थापन की बात करता है। तो ये एक अभिव्यक्त त्रुटि का प्रकार बन जाता है। चूक हो जाना, भूल कर बोल देना, ओमिशन हो जाता है। और ये बेसिकली जो डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय का मतलब प्रकार से आप इसको बोल सकते हो विकृति भी, इसको क्या बोल सकते हो, विकृति भी बोल सकते हो ना। तो भाषा ध्वनियों उत्पन्न करते समय बच्चा कुछ त्रुटि करता है तो उसको सोडा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको सोडा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, खाने वाला सोडा नहीं है ये, है ना। सर इसमें ओ का क्या बताया था, ओ का ओमिशन और ए का एडिशन या एडिशन कह लीजिए, या ऐड करना, बात एक ही होता है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे किसी एक ध्वनि को दूसरे ध्वनि में बदल दे। जैसे अगर मैं कहूँ बेड, तो बेड को रेड बोल दे, है ना, बेड को रेड बोल दे बालक, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को यूज कर देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन कर दिया, किसी वर्ड की जगह किसी और वर्ड को बोल दिया। एक होता है जैसे ओमिशन, जिसको हमने बोला अभी चूक, ये बेसिकली विलोपन के रूप में किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक शब्द में एक ध्वनि को छोड़ दे, अगर कोई शब्द बोल रहा है तो उसको ध्वनि को छोड़ दे। जैसे पियानो बजाओ, है ना, तो पियानो बजाने के लिए जो क्या आता है, पियानो बजाओ। एक ग्रीक स्नेक के लिए अगर हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली अगर कोई एक वर्ड छोड़ दे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है कि ये ओमिशन का पार्ट बन जाता है, ओमिशन का पार्ट बन जाता है। अपरिचित तरीके से ध्वनि उत्पन्न करता है,
अपरिचित तरीके से, है ना, तो वो जो है आपका विकृति को बोलता है, उसको डी कहा जाता है। और एक एडिशन होता है जहाँ पे जोड़ दिया जाए, है ना। ब्लैक हॉर्स के लिए अगर कहा जाए जो है बहलोक हॉर्स बोला जाए ब्लैक हॉर्स को, तो देखो इसमें वर्ड जोड़ दिया गया है ना, वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो ये सोडा का पार्ट बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित को लेकर जो है ये ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है, जिसे देखने में कठिनाई होती है। पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं ये लोग। एक अल्प दृष्टिबाधित लो विजन का होते हैं, कम देखने वाले, जैसे 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली अल्प विजन के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। रंगों की पहचान बेसिकली आपको भलीभांति तरीके से पता है, मालूम है कि नहीं। रंगों की पहचान की विकृति बताइए अगर किसी को मालूम है। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्धांतता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, वर्धांता। हाँ, वर्धांता। तो काले में और नीले में वो फर्क नहीं कर पाता, उसको काला ही नजर आता है। जो भी डार्क कलर होगा तो उसको उसमें काला ही नजर आता है। वेवलेंथ को हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाँ। डार्क कलर उनको सारा एक जैसे ही नजर आता है, तो वो मुख्यतः नीला, पीला, जो भी डार्क, जितना डार्क होगा उसको काला रंग बोलो। अच्छा, रंगधता बोलते हैं इसको, वर्धांतता बोलते हैं। ओके, इसको कलर ब्लाइंडनेस के रूप में हम लोग इसको जो है देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के रूप में इसको हम जो है देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो है डिसेबिलिटी भी हमें देखने को मिलता है कि एक आनुवांशिकता डिसेबिलिटी के अंतर्गत जो है इसको रखा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊँ, कहीं कहीं आपको जो है कई टाइप में समस्याएं देखने को, जैसे वर्धांता में केवल काला, सफ़ेद और धूसर रंग देख पाना, ठीक है। जब काला और सफ़ेद और धूसर रंग देखता है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमोमैटिज्म। मोनोक्रोमोमैटिज्म, काला, सफ़ेद और धूसर रंग देख पाते हैं तब। बेसिकली ये जो अधिकतर लोगों को यहाँ पे जो है वर्धांता के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वर्धांतता की बेसिकली 3 रंग होता है। एक रंग आप ध्यान रखिएगा, लाल रंग को पहचान में समझता होते उनको। उस लाल रंग को पहचान में अगर समझता होगे तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है प्रोटानोपिया। क्या बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोटानोपिया बोला जाता है अगर लाल रंग में दिक्कत होती है तो। दूसरा एक होता है हरा रंग, अगर हरा रंग देखने में समस्या होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ड्यूटेरानोपिया बोला जाता है इसको, हरे रंग का। और एक होता है तीसरा, वो होता है नीला रंग। यदि नीला रंग नहीं देख पाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटानोपिया। तो ये 3 कलर ही होते हैं। बाकी अगर लाल, हरे, नीले रंग की पहचानने में समस्या होती है तो इस नाम से 3, अगर मान लो तीनों में समस्या है उस व्यक्ति के अंदर, तब उसे बोलेंगे ट्राइक्रोमेसी बोलेंगे। ये अगर तीनों में, अगर एक व्यक्ति के अंदर तीनों कलर होगा तो। और यहाँ पे जो इन तीनों में, जैसे मैंने काला, सफ़ेद, धूसर रंग बताया है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिज्म बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की जो है वो होती है वर्धांतता। और डायग्नोसिस इसका बेसिकली सोशल वर्कर कैसे करता है, कलर विज़न टेस्टिंग करता है इसके लिए सोशल वर्कर। और एनोमेलोस्कोप एक होता है, एक उसका प्रयोग करता है सोशल वर्कर। ये 2 चीज़ों का प्रयोग करता है सोशल वर्कर बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके की भी आप लोगों के सामने समस्याएं देखने को हो सकता है मिल जाए, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और ये अनुवांशिकता होती है, ये बेसिकली जो है लाल, हरे और नीले रंग का जो अंधापन होता है, ये बेसिकली माता पिता के जीन्स से व्यक्ति के यक्ष गुणसूत्र के आता है। किससे आता है, यक्ष गुणसूत्र से आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कौन से गुणसूत्र से आता है, यक्ष गुणसूत्र से आता है, वाई गुणसूत्र से नहीं आता है, यक्ष गुणसूत्र से आता है। एक होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको हाथ पैर अथवा चलने में दिक्कत होती है या निशक्तता होता है उसमें, जिसे लकवा मार देता है, हाथ और पैर कट जाते हैं, तो उसको बोला जाता है चलन में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, इसको रखा गया था। फिर उसके बाद कुष्ठ रोग निवारण है, जिसमें हाथ पैर के उंगलियों में विकृति देखने को मिलता है, टेढ़ापन देखने को मिलता है, शरीर के त्वचा जो है रंगहीन हो जाती है, ठीक है। हाथ पैर और उंगलियां का जो है शून्य हो जाना, ये बेसिकली कुष्ठ रोग से मुक्त या लेप्रोप्सी कॉर्ड इसको कहा जाता है।
एक होता है बौनापन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, शायद आप लोगों के यूजीसी में ही पूछा गया था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है पूछा गया था कि व्यक्ति का जो है कद कितना होता है, तो 4 फुट 10 इंच होता है, 4 फुट 10 इंच होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टोटली मिला के 147 सेंटीमीटर का होता है। ये बेसिकली अगर इतना अगर है तो वो बौनापन है, तो उसे आरपीडब्ल्यूडी शामिल करेगी, अदरवाइज नहीं शामिल करेगी। अगर 48 भी होगा तो नहीं शामिल करेगी, 48 अगर होगा तो तब भी इसे शामिल नहीं करेगी आरपीडब्ल्यूडी, ठीक है। तेजाब हमला पीड़ित, इसमें आपको मालूम होगा शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख और आदि तेजाब हमले से जो है वजह से उसमें जो है अमान्य या प्रभावित हो जाता है, उसको जो है बोला जाता है तेजाब हमला पीड़ित। ये भी रखा गया है आरपीडब्ल्यूडी में। मांसपेशी दुर्विकास है, ये बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको कहा जाता है। तो मांसपेशियों में कमजोरी एवं विकृति देखने को मिलती है इसमें। और एक आपका आता है जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं एलडी, सीधा सीधा बोलते हैं एलडी। लर्निंग डिसेबिलिटी कई टाइप की होती है, आपने सुना भी होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया भी होता है, डिस्कैलकुलिया भी होता है, शायद ये यूजीसी में पूछा गया है ना। अधिगम अक्षमता के प्रकार पूछा गया है ना, हाँ। तो ये बेसिकली जो है इसी का पार्ट बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अधिगम अक्षमता के जो प्रकार होता है, एक होता है डिसलेक्सिया, एक क्या होता है, चाहो तो नोट भी कर लीजिए और आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, है ना। एक होता है डिसलेक्सिया, है ना, क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। और डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन संबंधी होता है। एक होता है डिस्ग्राफिया, जो डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन संबंधी होता है, विकृति। और एक होता है डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया जो होता है गणितीय कौशल संबंधी होता है। ये बेसिकली ट्रिक है, अब मैं बता भी दूंगा आपको ट्रिक कैसे। डिसलेक्सिया, लेक्सियस मतलब पठन से बोला गया, लर्निंग से, डिसग्राफ, ग्राफ मतलब लिखने से बताया गया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गणितीय से हो गया, ठीक है। ये एक ट्रिक बनाया गया था। और एक होता है डिस्फेसिया, डिस्फेसिया जो होता है डिस्फेसिया जो होता है वो वाक क्षमता को बताता है, किसको, वाक क्षमता में विकृति की बात करता है। और एक डिस्प्रेक्सिया होता है, डिस्प्रेक्सिया जो होता है, डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होता है, लेखन और चित्रांकन संबंधी विकृति होती है, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया के बाद अगर हम बात करते हैं तो डिसआर्थोग्राफिया होता है, डिसआर्थोग्राफिया होता है। और जो ये आर्थोग्राफिया था ये बेसिकली वर्तनी संबंधी विकार था, वर्तनी संबंधी विकार था ये। और एक आपका होता है ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, ये नाम से पता है, ऑडिटरी है ना, प्रोसेस डिसऑर्डर, जिसको एपीडी कहा जाता है। ये जो एपीडी है ये बेसिकली श्रवण संबंधी विकार है, श्रवण संबंधी विकार है। और एक होता है जो है विजन परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं वीपीडी बोलते हैं, वीपीडी, विजन परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको दृष्टि प्रत्यक्षण संबंधी विकार बोला गया था। एक होता है सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, जिसको इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार बताया गया। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको संगठनात्मक पठन संबंधी विकार बताया गया था। तो ये 10 टाइप के थे, और भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में आप इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इससे बाहर 10 से बाहर नहीं आएगा, श्योर है, गारंटी मेरी, है ना। सर जी सेंसरी की बात का बता दीजिए एक बार। सेंसरी का मतलब सर ये 10वें टाइप का था। ये बेसिकली जैसे नहीं कोई इश्यूज़ होता है, अगर सेंसरी इशू, जैसे अगर हम बात करें सेंसरी इशू मतलब संवेदी क्षमता, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब है। तो इसमें आँख और हाथ का जो अगर समन्वय सही से नहीं बैठ पा रहा, तो एक अगर नहीं लिख पा रहा बच्चा, नहीं कर पा रहा कोई एक्टिविटी, तो उसको बोला गया कि सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा गया। तो ये एक इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार होता है, इसको बोला जाता है। एक उसके बाद था बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये वही है जैसे कि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सीखने, सामान्य समाधान, तार्किक आदि में इनको कठिनाई मिलती है, देखने को मिलता है। इसको एमआर कहा जाता है, पहले कहा जाता था, अब आईडी कहा जाता है इसको, पहले एमआर कहा जाता था। मल्टीपल स्कॉलरशिप बोला जाता है इसको। दिमाग और रीढ़ की हड्डी में समन्वय नहीं है, परेशानी हो रही है, तो ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। पार्किंसंस रोग जो होता है ये बेसिकली हाथ, पांव, मांसपेशियां में जकड़न हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रणाली काम ही नहीं करती है, उसमें कठिनाई होने लगती है, तो ये पार्किंसंस रोग कहा जाता है इसको। होमोफिलिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये चोट लगने पर अत्यधिक रक्त का स्राव होने लगता है और रक्त बहना बंद ही नहीं होता है, तो ये बेसिकली होमोफीलिया या अति या अधि रक्त स्राव कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। थैलेसीमिया एक होता है। थैलेसीमिया क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की विकृति हो जाती है, खून की मात्रा कम होती है, तो इसको बोला जाता है थैलेसीमिया बोला जाता है। और स्किल सेल डिजीज़ होता है एक, इसमें खून की कमी अत्यधिक कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाता है, तो खून की कमी से शरीर में अंग और अवयव खराब होने लगते हैं, तो उसे सिकल सेल्स डिजीज़ कहा जाता है। और एक मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसे आईडी हो जाए, हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाए, दो डिसेबिलिटी एक साथ आ गई, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोल दिया है। तो ये भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी 5 ही प्रकार हैं। बहुविकलांगता के प्रकार 5 ही हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। कितने हैं? 5 ही प्रकार हैं। हाँ, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके टाइप बता दिए गए हैं कि भाई मल्टीपल डिसेबिलिटी के कि जो भी आप कहो तो इसके साथ आप जोड़ दो, कहीं होमोफिलिया वगैरह को जोड़ दो तो ये भी एक प्रकार बन जाए। नो, ये ऐसे में गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे में आप लोगों का ये जो टॉपिक रहेगा फिर वो गलत हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही डिजीजेस को उसमें जोड़ सकते हैं? नहीं, 5 ही प्रकार बताए गए हैं। अभी एग्जैक्ट मुझे भी याद 5 प्रकार नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, है ना। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, वो 5 ही प्रकार है। जैसे अगर मैंने, हाँ, ये तो ये तय है कि अगर आईडी प्लस में वीआई अगर आ जाए, हियरिंग जैसे जो है मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्लस में वीआई आ जाए, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से 5 ही प्रकार बताए गए हैं। एक तो ये तय है, ये सत्य है, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं इसको एक बार देखूंगा कहीं से। नेट पर भी नहीं मिल रहा है वो, अगर नेट पे मिलता तो मैं आपको बता भी देता। वो किताब में है, और वो किताब मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है जहाँ पर मैं हूँ, है ना, नहीं तो मैं आपको बताता। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसकी ये मत सोचिएगा, टेंशन ले लीजिए कि भाई नहीं आया, है ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बना दे आपसे पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। बोलते रहिए हाँ या ना। हाँ सर, आगे। चलिए, तो ये 21 टाइप की डिसेबिलिटी है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया अभी, ठीक है। चलो, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जोड़ा है। पहली बार भाषण और भाषा दिव्यांगता को विशिष्ट अधिगम विकलांगता में जोड़ा गया। एसिड अटैक जो है विक्टिम को भी शामिल किया गया। बौनापन, पेशी अविक्षी और निर्देशित दिव्यांगता के अलग वर्ग में भी रूप में इंगित किया गया। दिव्यांगों की नई श्रेणी में तीन ध्यान दीजिएगा, तीन रक्त से विकार संबंधी लिया गया है। ये एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है। वेरी कितना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने कितनी रक्त संबंधी विकृति को शामिल नहीं किया है, कौन से रक्त विकृति को शामिल नहीं किया, तो आप ध्यान रखिएगा। सिकल सेल रक्त के संबंध में है, होमोफिलिया रक्त के संबंध में है, थैलेसीमिया रक्त के संबंध में है, पार्किंसन रोग रक्त के संबंध में नहीं है। यही ऑप्शन में आएगा। इनके अलावा जो होगा वो नहीं है। हाँ, वेरी गुड, इनके अलावा जो भी होगा वही नहीं है। ऑप्शन में आया था पार्किंसन रोग, DSSB के एग्जाम में ये आया था। इसके अलावा सरकार को किसी अन्य श्रेणी के निर्दिष्ट दिव्यांगता को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुक्त शिक्षा का अधिकार है, मुक्त शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, ये आरपीडब्ल्यूडी का है। बहुत लोग RTE 2009 को रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये आरपीडब्ल्यूडी का है 6 से 18। ध्यान दीजिएगा ऐसे चीज़ों को, 6 से 18। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि एक निर्धारित समय सीमा के जो है सार्वजनिक भवन जैसे सरकारी निजी दोनों में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ये सुलभ भारत एक अभियान था, इसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी, है ना। एक सुगम भारत अभियान था 2015 का, वो भी आप ध्यान रखिएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत जो है 3% पहले था, अब उसको बढ़ा के 4% कर दिया गया है। ये 4% ध्यान रखिएगा किसके लिए है, सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए है, ठीक है। और हायर एजुकेशन के लिए 6% कर दिया गया है, हायर एजुकेशन के लिए, है ना। विधेयक में जिला न्यायालय द्वारा जो है संरक्षकता प्रदान करने के प्रावधान के तहत अभिभावक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच में समन्वय निर्णय। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं,
मुख्य आयुक्त कार्यालय जो है 2 आयुक्तों का सलाहकार समिति का सहायता मतलब प्रदान की जाएगी इसमें, और दिव्यांगों के विशेषज्ञ से 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ये बताया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। चल, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया। अच्छा, दिव्यांगता के संबंध में एक बात और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। दिव्यांगजन एजेंसियां हैं, एजेंसियों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। NIEPVD नाम बताइए पूरा, कौन बताएगा? बताइए। ये एजेंसियां हैं, टोटल 9 एजेंसियां हैं। इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। तो ये आपका देहरादून में है, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा नंबर 1 इसको। नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं, ये पता है आपको, ये दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करता है ना, याद रखिएगा। एक आपका आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, AYJNISHD। ये इसका पूरा नाम कोई बताए मुझे? अलियावर जंग राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण दिव्यांगजन। हाँ, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मुंबई में था 1983 में। मैंने बताया था आप लोगों की ये एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है यूजीसी के। और श्रवण बाधित विद्यार्थियों के पुनर्वास संबंधी मानव संसाधन का ये विकास करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक आपका और आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पर भी, NIEPID। बताइए कोई फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। चलिए, वेरी गुड। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कही गई है। इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सिकंदराबाद में है ये, है ना। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, सिकंदराबाद में 1984 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ये बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु मानव संसाधन का विकास करती थी ये, है ना। एक आपका आता है 4 नंबर पर, NILD। इसका नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। शाबाश, वेरी गुड। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान है। ये कोलकाता में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बेसिकली शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अंगों के उपयोग और उचित जानकारी हेतु सलाहकार की व्यवस्था करता था ये, है ना, ये वाला। ठीक है, नंबर 5 लिखिए, PDUNIPPD। फुल फॉर्म बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, बहुत बढ़िया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी इसका पूरा नाम है। सन अगर हम बात करते हैं 3 मई 1975 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नंबर 6 आप याद करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, SVNIRTAR। बताइए। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिसको स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहा गया। ये कटक में है, सन 1975 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। कुल 9 इंस्टीट्यूट्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये बेसिकली जानते हैं किस पे काम करता था? दिव्यांगजन हेतु उचित और मजबूत तथा तकनीकी आधारित उपकरणों का निर्माण करता था, जो विद्यार्थियों को आवागमन में सुगमता प्रदान करता था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। NIEPMD बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी राष्ट्रीय बहुविकलांग दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है। ये चेन्नई में 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बेसिकली बहुविकलांगता संबंधी पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार के जो मानव संसाधन थे उसका विकास करने की बात करता था। ये 8वें नंबर पर लिखिए, ISLRTC। हाँ, बताइए।
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ओके, ध्यान रखिएगा, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसको भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। इसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में की गई थी। ये बेसिकली भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करने के लिए मानव संसाधन का विकास करती थी। द्विभाषिकता को, द्विभाषिकता 2015 सॉरी 28 सितंबर 2015। हाँ 2015, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुभाषिकता सहित जो है जिक्र करती थी, ऐसी एक्टिविटी पर ये बल देती थी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और एक लास्ट पॉइंट, और इसको आप ध्यान रखिएगा, NIMHR, शाबाश, सीहोर मध्य प्रदेश में है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, ये मनोविश्लेषणात्मक मूल्यांकन का परीक्षण करते थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तंत्रिका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, समावेशी मूल्यांकन, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन या उसमें हस्तक्षेप, ये काम करती थी NIMHR, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी ध्यान कीजिएगा। तो ये 9 संस्था हैं, इससे बाहर कभी आने वाला भी नहीं आप लोगों से, कहीं पूछ ले कुछ बाहर आ जाए, है ना। आपका डन यूनिट 1, ठीक है। चलिए, अगर अभी देखिए इसके बारे में जो है, मैंने अभी यूनिट नंबर जो है आपका 2 लिया है। ये यूनिट नंबर 2 का मैं यहाँ तक आपकी जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है इस PDF में है। ये दोनों पॉइंट आपकी समाप्त रही, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं अभी चाहूँ तो अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ, समाप्त, क्योंकि केवल मेन पॉइंट शॉर्ट, एकदम शॉर्ट नोट्स है ये, ज़्यादा डीप में नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है ये सारे के सारे, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। ये क्लास मैं सोच रहा हूँ कल लूँगा आप लोगों, है ना। आज की जो क्लास थी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखवाया है आप लोगों को। इन टॉपिकों को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, है ना। कल मैं हाँ इस पर जिक्र करूँगा। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, मैं कल बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में, है ना। इसके बारे में कल बताऊंगा। समूहों का वर्गीकरण है, लिंटन है, फिर उसके बाद अर्जित वगैरह है। फिर यहाँ पे देखिए आपका मैं, मुझे एवं स्वयं के बारे में बात किया गया है ना। नाटक की अवस्था की बात की गई है, ठीक है। यौन सहज की प्रवृत्ति आ गई, नृत्य प्रवृत्ति आ गई, दुर्खिम का सिद्धांत आ गया। ये सारा मैं कल बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। सर आप 10 बजे का क्या बोल रहे थे सर? 10 बजे कुछ तो नहीं बोला था मैं। अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था मॉक टेस्ट के लिए कि भाई 10 बजे क्या होगा, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है कुछ क्वेश्चन करूँगा समाज कार्य का, आप लोग जवाब दीजिएगा, रिप्लाई करिएगा उसमें, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा था, हाँ वो क्वेश्चन करूँगा, ठीक है ना। चलिए नहीं वो देखो बेसिकली क्या होता है कि मैं सिर्फ ग्रुप में टाइप करूंगा, अगर कोई बच्चा जो जगेगा अपना करेगा, बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि भाई आप, हाँ बिल्कुल, ठीक है।